हाय 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 हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू टी अकेडमी। इस वीडियो में हम एनएलसी जीईडी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 2020 एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो पार्ट 2 है एग्जाम के, उसमें हम टेक्निकल सब्जेक्ट पर लिखने वाले हैं। उस सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम हिंदी में बात करेंगे। मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो बट हिंदी में जो उतना अच्छा नहीं है आदि, बट आई विल ट्राई। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम थ्री फेज सर्क्यूट से लिया गया है क्योंकि जो सिलेबस है एनएलसी एग्जाम का, उसमें स्टार्टिंग में ही वो बता दिया गया थ्री फेज सर्क्यूट्स। ओके, इसलिए हम थ्री फेज सर्क्यूट्स में बात करने वाले हैं। In a star-connected three-phase balanced system, if the line current is 125 amps, then the phase current is. तो इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है, जो एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है, जिस तरह स्टार कनेक्टेड नेटवर्क एक है, जिस इस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में हमको लाइन करंट दिया गया है। लाइन करंट कितना है? सो लाइन करंट 125 एम्पियर्स दिया गया है। ओके, सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट विल बी द फेज करंट, इसका फेज करंट कितना होगा। सो हमको ये रिलेशनशिप पता है, जो स्टार कनेक्टेड नेटवर्क है इसमें फेज करंट और लाइन करंट दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल वैल्यू में रहेंगे। ओके, इसके ये पॉइंट से हिसाब से जब हमको लाइन करंट 120 एम्पियर्स है, जब फेज करंट भी कितना होगा, सेम उतना ही इक्वल होगा। सो इसलिए 125 एम्पियर्स ही फेज करंट रहेगा। सो इस क्वेश्चन में मेन कंक्लूजन जो है, जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में फेज करंट और लाइन करंट दोनों बराबर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फेज वोल्टेज इफ ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज कनेक्टेड टू ए 400 volts 50 hertz supply. Assume ZPH impedance per phase as 8.9 plus J10 ohms. इसमें हमको ये पता करना है जो फेज वोल्टेज कितना रहेगा। सो कौन सा सिस्टम दिया गया है? ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। सो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। ओके, सो स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो वी फेज वैल्यू रहेगी √3 टाइम्स दैट ऑफ वी सॉरी वी लाइन वोल्टेज यहाँ पे। सो मैं करेक्शन करूंगा यहाँ पे। राइट, लेट मी मेक इट करेक्ट हियर। यस, राइट। नाउ V line will be equal to √3 times that of V phase voltage. So इस क्वेश्चन में हमको V phase की वैल्यू पता करना है। ओके, V phase वैल्यू कितना रहेगी? V phase नथिंग बट जो लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स। लाइन वोल्टेज कितना है? 400 डिवाइडेड बाय, ओके, सो √3 मीन्स 1.732। इट इज नथिंग बट 230.9 समथिंग। सो अप्रॉक्सीमेटली ये 231 वोल्ट्स आ जाएगा। सो आंसर इसका ये सही होगा। नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन, ये थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड ऑफ 4.4 plus J3 ohm per phase is connected across a three phase 50 hertz 400 volt supply. Determine the power factor. सो इस क्वेश्चन में हमको Z इम्पिडेंस वैल्यू कितना दिया गया है? इस वैल्यू को 4 plus J3 ohms. सो ये वैल्यू हमको ओम्स में है और ये आके रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ओके, सो रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको हम मैग्नीट्यूड पता करना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ZPH इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 3 स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगा, इसका वैल्यू के 5 ओम्स हो जाएगा। ओके, नाउ हम पावर फैक्टर को पता करना है। पावर फैक्टर इज नथिंग बट cos y इज नथिंग बट रेजिस्टेंस बाय इम्पिडेंस। ओके, सो पावर फैक्टर रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस का रेशियो रहेगा इस तरह। सो आर वैल्यू कितना रहेगा? यहाँ पे कितना वैल्यू दिया गया है? आर वैल्यू, सो आर इज नथिंग बट 4 हियर। ओके, इसको हम कंपेयर करेंगे जब आर प्लस जे एक्स से, जब हमको पता चलेगा आर वैल्यू आके 3 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, एक्स वैल्यू 3 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई जेड वैल्यू कितना है हमको? 5। सो सिंपली 0.8। और यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग, जब भी हमको इम्पिडेंस इस तरह आएगा आर प्लस जे एक्स फॉर्म में, तो लैगिंग लोड रहेगा और इंडक्टिव
लोड आ जाएगा। सो 0.8 लैगिंग। सपोज यहाँ पे 4 माइनस J3 दिया गया फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो जब इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, सेम वैल्यू रहेगा बट 0.8 यहाँ पे लीडिंग आ जाएगा। ओके, इस लीडिंग और लैगिंग यहाँ प्लस और माइनस साइन पे डिपेंड हो जाएगा। सो व्हेन वी आर हैविंग प्लस साइन हियर we can get a lagging. When we are having a minus sign, we will get a leading here. Next one. Three identical coils each having a resistance of here 10 ohms and inductance of 0.03 Henry are connected in delta across a 440 volts 50 hertz three-phase supply. What will be the power factor? Now इस क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? यहाँ पे हमको जो वैल्यू दिया गया था वो वैल्यू ओम्स में दिया गया है, यहाँ पे हेनरी में दिया है। ओके, सो शुड पॉइंट ऑफ दिस। नाउ व्हाट एवर द वैल्यू हियर, यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसे हमको हेनरी से ओम्स में कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह फॉर्मूला एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। सो यहाँ पे एल वैल्यू हमको पता है कितना है 0.03 है, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया 50 इंटू एल वैल्यू 0.03। सो जब हम इस तरह सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा हमको 9.52 ओम्स। सो 9.42 ओम्स आ जाएगा। नो, so same concept अब यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। So what is the Z phase? So Z phase is nothing but square root of R value 10 square plus XL value, so 9.42 होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13.74 ohms here. Now we need to find the cos theta. So cos theta or cos phi. Cos phi is nothing but power factor, so which is equal to R by Z हो जाएगा। R वैल्यू कितना है 10, ओके, डिवाइड बाई 13.74। सो ऑब्वियसली इस वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगा। सो लेस देन 1 आ जाएगा तो आंसर 0 नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगा, और हमको यहाँ पे 0.75 0.72 है। ओके, सो जब हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.72 लैख। ओके सर, एग्जाम में तो इतना कैलकुलेशन हम करना नहीं चाहिए चाहते हैं, तो ऑप्शंस के बेस पर हम आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो 0 नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगा। जब भी आप देखिए यहाँ पे इंडक्टिव दिया गया है, इंडक्टेंस जब भी आपको देखेंगे तो लैगिंग लोड रहेगा, लीडिंग लोड नहीं आएगा। सो आंसर्स आप देखते ही यहाँ पे जो लीडिंग वो नहीं होगा, किस लिए? इंडक्टिव है। यहाँ पे इंडक्टिव रहने से 0.75 ये लीडिंग नहीं आएगा। सो आंसर ऑब्वियसली लैगिंग रहेगा। सो विदाउट डूइंग कैलकुलेशन आप जस्ट ऑप्शंस को देखने से ही आपको आंसर आ जाएगा ये लैगिंग लोड रहेगा। ओके, जब भी आपको क्वेश्चन में 0.75 लैगिंग 0.72 लैगिंग आएगा तब आपको सोचना पड़ेगा। ओके, बट एग्जाम में तो इतना टफ, इतना इक्वल वैल्यू नहीं देंगे। ओके, सो इसलिए कि कैलकुलेटर नॉट अलाउड है ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Determine the total power consumed by three-phase delta connected system supplied by a line voltage of 240 volts when the value of the phase current is 20 amps and the current lags the voltage by 60 degrees. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बेसिक फार्मूला यूज करने वाले हैं। P in a three-phase circuit is equal to √3 times that of V line into I line into cos phi. सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो डेल्टा कनेक्ट सिस्टम से। सो डेल्टा सिस्टम में हमको पता है क्या हो, पता है V फेज इज नथिंग बट V लाइन। ओके, सिमिलरली I फेज इज नथिंग बट √3 IL डिवाइडेड बाई √3 टाइम्स। ओके, और हम लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स दैट ऑफ I फेज करंट। ओके, सो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में फेज करंट दिया गया है। सो लाइन करंट कितना हो जाएगा √3 इंटू 20। सो इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, √3 इंटू लाइन वोल्टेज कितना हो जाएगा यहाँ के 240 वोल्ट्स इंटू लाइन करंट √3 टाइम्स दैट ऑफ फेज करंट कितना है 20 इंटू cos 60। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 7200 वाट्स। इसको हम किलो वाट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 7.2 किलो वाट्स। सो आंसर विल बी सी हियर। Next question. In case of three-phase alternating voltages, various voltages are displayed at an angle of. So इस क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है
जो भी थ्री फेज में वोल्टेजेस रहेंगे, दो फेज वोल्टेज वी आर, वी वाई, वी बी, सो वी आर, वी वाई, वी बी, इनके बीच में कितना एंगल रहेगा जो फेजर डिफरेंस में? सो हमको यहाँ पे 120, 120, 120 रहेगा। सो इसका आंसर इज डी। In a star connected system, the phase angle difference between the line and phase voltages, so जो भी हम बात कर रहे हैं तो VL is equal to √3 times it of V phase। so ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, अब यहाँ पे लाइन वोल्टेज कितना लीड करेगा? सो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 डिग्रीज पे लीडिंग पे रहेगा। सो आंसर इज, हियर इट इज ये। नेक्स्ट वन, the phase angle between the line voltage and corresponding line current in case of a balanced star connected resistive load। okay, so balanced resistive load means resistive load जो भी होगा वो phase angle difference नहीं create करेगा। so phase angle difference between the voltage and current is resistive load is 0 degrees। so जो भी difference रहेगा वो actual difference of the phase system। okay, so जो भी line voltage and line current का difference रहेगा वो 30 degrees रहेगा वो। so answer is 30 degrees। Now next one, a very high magnetic field is applied to a stationary charge, then the charge experience। जब भी stationary charge रहेगा, okay, charge stationary रहेगा, जो fixed रहेगा, जो move नहीं होगा, so उसके ऊपर कोई भी force नहीं काम करेगा। so इसे हम mathematical से हम कह सकते हैं F is nothing but Q into V into B into sin theta here। so V is nothing but velocity। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा। सो फोर्स इज जीरो हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a current of 3 amps through a coil sets a flux linkages of 15 Weber turns, the inductance of the coil is। so इस क्वेश्चन में हमको करंट दिया गया है। सो करंट आगे कितना है? 3 एम्पियर्स दिया गया है, और जो फ्लक्स लिंकेजेस हैं, सो फ्लक्स लिंकेजेस दैट मीन्स N5 कितना दिया गया है? 15 वेबर टर्न्स दिया गया है। सो हमको ये पता करना है इंडक्टेंस। सो इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है, L इज नथिंग बट फ्लक्स लिंकेजेस बाय करंट। ओके, सो इसका वेबर टर्न्स पर एम्पियर इसका यूनिट्स हो जाएगा। सो N5 हमको पता है इस 15 डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू कितना है? 3 एम्पियर्स। सो ऑब्वियसली L विल बी 5 हेनरी। सो आंसर इस प्रश्न का सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट वन, mutual inductance between two unity coupled coils of 12 Henry and 12 Henry is। so यहाँ पे हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है जो दो कायल के बीच में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में दिया गया है, वो आगे यूनिटी हो जाएगा। सो फार्मूला यही है। सो K is equal to coefficient of coupling, K is not equal to m divided by square root of L1 L2। so इस प्रश्न में K का वैल्यू एक दिया गया है, यूनिटी। सो इसलिए हम m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और L1 L2 वैल्यू दोनों सही है, दोनों एक ही वैल्यू है। सो L इंटू एल ले सकते हैं हम, इज नथिंग बट L। सो m इज नथिंग बट 12 हो जाएगा। सो आंसर इज 12 हेनरी। आंसर इज 12 हेनरी। नेक्स्ट वन, what will be the current through a solenoid when the solenoid has 160 turns and produces an mmf of 32 ampere turns। okay, so इस प्रश्न का आंसर mmf मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट n into I। okay, so I is nothing but mmf कितना हो जाएगा? mmf is nothing but 32 divided by n value is 160। okay, so it is nothing but 0.2 amperes। so answer is B here। okay, next, the SI unit of magnetic permeance। okay, so magnetic permeance is nothing but Henry। okay, straightforward question है। next one, determine the magnitude of induced EMF in a coil if the current changes from plus 2 to -2। so difference कितना हो जाएगा?
Okay, so इसका डिफरेंस तो 4 आ जाएगा, हम देखेंगे. Okay, amps in a half second and coefficient of mutual induction is 5. So E is nothing but m into d I by dt. So m का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 0.5. डिफरेंस इन करंट I2 minus I1, so plus 2 minus of minus 2 divided by टाइम कितना दिया गया था, हाफ ए सेकेंड मीन्स 0.5. 0.5 0.5 gets cancelled, so plus 2 minus of minus 2 means it's going to be answer is 4 volts. So answer is D will be the right answer. Next one, dash is the amount of energy stored in 5 Henry inductor and current flowing through 6 amperes. So E is nothing but half L into I square. So half L into L value 5 into 6 into 6. Okay, so answer for this question will be of 90. Okay, so 90 joules is the amount of energy stored by an inductor of 5 Henry and the current flowing through it is 6 amperes. Next one, what will happen to the inductance if the number of turns of a coil is decreased? So inductance L is proportional to N square. ओके, सो जब भी हम इंडक्टर को इंडक्टर वैल्यू कंट्रोल करना चाहते हैं तब हम एन स्क्वायर कंट्रोल करेंगे और एन स्क्वायर को कंट्रोल करेंगे. सो जब भी नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, व्हेन एवर वी डिक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, automatically L value will decrease. So answer will be B here. Okay, so this value is going to be decreases L value. Next one, if the area of cross section is reduced to half of its original value, then what will be happen to the flux density? So B is nothing but B is proportional to 1 by A. Okay, if the area is decreased to half, then maximum flux density will be increased to its double value. So answer will be A. Is the right answer. Next one, which of the following is used for Nyquist plot? So Nyquist plot बनाने के लिए जिस फंक्शन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसका ऑप्शंस पोल जीरो प्लॉट, क्लोज्ड लूप फंक्शन, ओपन लूप फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो सही उत्तर इस ओपन लूप फंक्शन. सो सही आंसर है इसका ओपन लूप फंक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ Nyquist stability test are: it guides in stabilizing in unstable system. It enables to protect the closed loop stability from open loop results. It is applicable to experimental results of frequency response to the open loop system. All of the above. So the advantage of the Nyquist stability test का जो है, so it guides stability in unstable region. So stability को unstable region में बताएगा. It enables, so it enables to protect the closed loop stability from open loop results. So जब भी हम open loop results देखेंगे उससे ही उसका हम closed loop stability का एक जजमेंट कर सकते हैं और उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. It is applicable to two experimental results. Okay, so two experimental results of frequency response to open loop system. All of the above are the correct answers. Next one, a system has 14 poles and 2 zeros. The slope of highest frequency asymptote in its magnitude plot is, okay, the slope of the highest frequency plot, slope is nothing but minus 20 dB per decade into number of poles minus zeros. So number of poles are 14, number of zeros are 2. So simply 12 into minus 20 dB per decade is nothing but minus 240. So answer is B here. Next one, if the Nyquist plot cuts the negative real axis at a distance of 0.4, okay, then the gain margin will be, so gain margin is nothing but 1 divided by, okay, so g of j omega. So gain margin, how much distance it is nothing but the magnitude they given. So 1 divided by 0.4 is nothing but answer is 2.5. So answer is D will be the right answer.
Which of the following is a correct statement for minimum phase system to be stable? Okay, so for a minimum phase system to be stable, so both gain margin and phase margin must be a positive value. So both gain margin, phase margin must be a positive value. Next one, the Nyquist plot of a system passes through -1 comma j0 point in the g of j omega plane. The phase margin of the system is, again, the phase margin is nothing but 180 plus at an angle of g of j omega. So when it passes the negative minus 1 means it's a negative real axis, the angle is going to be minus 180. So plus 180 minus 180, if you add it together, you'll get a answer as 0. Next one, a phase lag compensation. A phase lag compensation will, so it will improve relative stability. It will improve the relative stability. Next one, 25th question. In derivative compensation, so decompensation we can call. In decompensation, damping decreases and settling time decreases. Damping increases and settling time increases. Damping decreases and settling time increases. And the damping increases and settling time decreases. So 25th D is the right answer. Next one. The transfer function of a lead compensator g of s is equal to 1 plus 0.12s divided by 1 plus 0.04s. The maximum phase shift that can be obtained from this compensator is, so हमको phase shift को पता करना है. So first हम यहाँ पे phase shift को फॉर्मूला दें. So phase shift phi m is equal to sine, let me correct here, sine inversion of, okay, so sine inversion of alpha minus 1 divided by alpha plus 1 here. So what is the value of alpha here? Okay, so alpha value is nothing but 0.12 divided by 0.04, which is equal to nothing but 3 here. So this is nothing but sine inversion of 3 minus 1 divided by 3 plus 1. So answer will be going to be sine inversion of half, which is going to be 30 degrees. So phi m will be equal to 30 degrees. C is the right answer. Next one. A property of phase lead compensation is that, okay, so it is overshoot is increased, bandwidth of the closed loop system is increased, rise time of closed loop system is decreased here. So answer is, it is the rise time of the closed loop system is reduced here. Next one, given a badly underdamped control system, the type of cascaded compensator to be used improve its damping. Okay, so it is, the answer is phase lag. The DC generator used for the voltage drop compensation is known as, so in case of DC machines, the voltage drop due to armature reaction can be compensated by using one winding which is in series with the armature. That winding is known as series winding. So answer will be A. Next, if applied voltage of a DC machine is a 220 volts, then the back EMF for the maximum power developed is, so back EMF for the maximum power developed is, it is nothing but half of the supply voltage. It is nothing but 220 divided by 210 volts. So answer will be C here. Next one, the most suitable device for high frequency operation in SMPS. So SMPS means switched mode power supplies. Generally we will prefer, it is a MOSFET. Next one, power electronic devices with a poor turn-off gain is a symmetrical thyristor, a conventional thyristor, BJT, GTO. Okay, so the power electronic devices with a poor turn-off gain. So turn-off gain is GTO. Why? Because it requires a large amount of current to make turn off. So G2O is nothing but it is simply gate turn off thyristor. Okay, so G2O.
Next one, carrier frequency gate drive is used for turn on of a thyristor to reduce. So the options are dA/dt, turn on time, dV/dt, the size of the pulse transformer. So carrier frequency gate drive is used for turn on of a thyristor to reduce the size of the pulse transformer. Commutation overlap in the phase control converter is due to. So commutation overlap means both the switches of the same phase length are going to conduct. It is because of the current not having zero property. That means the current is not going to be zero in the same switch. That's the reason why it is source inductance. Okay, a converter which can operate both in 3 pulse and 6 pulse mode is, okay, so answer is 3 pulse semi converter which can be operated if alpha less than 60. It can operate in 6 pulse converter mode. If alpha is greater than 60, it can operate in 3 pulse conversion mode. So both are possible with this 3 phase semi converter. Next one, in a TC chopper, per unit ripple is maximum when the duty cycle is, so when the duty cycle is, it is 0.5. Answer is B here. Which one of the following is the most suitable device used for DC to DC converter? So DC to DC converter means chopper. So choppers में use करने वाले devices कौन सा है? So best suitable devices is, it is GTO. Okay, क्योंकि यहाँ पे हम हमें forced commutation यूज करते हैं. So forced commutation यूज करते हैं, right? So इसलिए हम GTO यूज करेंगे और हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस के लिए MOSFET यूज करने वाले हैं. नेक्स्ट वन, in a buck boost converter, what is the maximum value of the switching utilization factor? So switching utilization factor, okay, so maximum 0.5 रहेगा. Okay, so next question, question number 39. In a PWM signal can be generated by using, so it can be generated by using unstable modulator, okay, monostable multivibrator, integrating a PPM signal, differentiating a PPM signal. So answer is monostable multivibrator. Next one, for eliminating fifth order harmonics from the output of an inverter, what will be the position of the pulse in the PWM inverter? So pulse width is nothing but 2D is nothing but pulse width, which is equal to pi 2 pi by n. Okay, so 2 into 180 divided by order of the harmonics is 5, so which is nothing but 72 degrees. Answer A सही है. When two-port networks are cascaded, the transmission parameters of the cascaded matrix will be. So all the notations have their usual meaning, means A1, B1, C1 are belongs to transmission line 1, A2, B2, C2 belongs to transmission line 2. So answer will be A here. If the ohm meter reading immediately goes to 0 and stays there, checking a capacitor, the capacitor is. So ohm meter जो भी रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला है, सो ओम मीटर इनिशियली वो इन्फिनिटी प्लेस में रहेगा. जब भी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो जीरो शॉर्ट दिखाएगा. ओके, जब भी यहाँ पे इफ द ओम मीटर रीडिंग इमीडिएटली गोज टू प्रैक्टिकली जीरो, सो इमीडिएट से इन्फिनिटी से जीरो को शिफ्ट कर जा रहा है. सो जा रहा है मीन्स वो ओपन सर्किट से शॉर्ट सर्किट तक जा रहा है. सो इसके हिसाब से वो आंसर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. The current gain of a BJT is 50 and the emitter injection efficiency is 0.995, the base transport factor. So base transport factor B conjugate is equal to, so beta divided by 1 plus beta into 1 by alpha here. So beta value कितना है 50 है, divided by 50 plus 1 means 51 into 1 by alpha value is 1 by 0.995. जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 0.985. ये गेट का ECE ब्रांच का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट वन, which one of the following characteristics is not correct for a CC amplifier? ओके, सो जो CC amplifier रहेगा
उसका करेक्ट आंसर कौन सा, करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है यहाँ पे। ओके, हाई इनपुट इम्पिडेंस, okay, low input impedance, high voltage gain, high current gain. So all the options are correct, but which is not correct means it is high voltage gain. So इसका voltage gain CC amplifier का unity रहेगा, so unity voltage gain रहेगा approximately. Okay, okay, correct options for a CC amplifier is high input impedance, low high input impedance, low input impedance and high current gain. So सही उत्तर है इसका high current gain, इसका सही आंसर है। Next one, which transistor configuration provides high output impedance? Okay, so which transistor configuration provides high output impedance is nothing but it is CB configuration. An amplifier without gain with feedback has a gain of 1000. What is a gain with a negative feedback? So without feedback A is equal to 1000. Okay, so beta is nothing but 0.09. So with the feedback, gain will be AF is equal to A divided by 1 plus A beta. So A value 1000 हो जाएगा और 1 plus 1000 into 0.09. So इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 plus 1 10 हो जाएगा. So 1000 divided by 10 means it's nothing but 100. C is the right answer. Next one. A rectifier instrument is used to measure a square wave of 100 volts amplitude. The meter reading will be. So जब भी हम स्क्वायर वेव को मेजर करने वाले हैं, ओके, इसका इस तरह स्क्वायर वेव आ जाएगा। तो स्क्वायर वेव का डीसी आउटपुट है वो मैक्सिमम वैल्यू को इक्वल हो जाएगा। सो आउटपुट 100 वोल्ट्स आ जाएगा। ओके, इसका डीसी वैल्यू और सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, dynamometer type wattmeters are used or suitable for. So it is suitable for both AC and DC circuits. Next one, wattmeter is connected as shown in the figure. The wattmeter reads. So यहाँ पे जो Z1 Z2 wattmeters हैं, इसमें कौन सा wattmeter इस कनेक्शन का wattmeter जो कौन सी वैल्यू को मेजर करेगा? ओके, सो टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय Z2. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो करंट फ्लो हो जाएगा, ये करंट सीरीज कनेक्शन सेम हो जाएगा और जो भी पोटेंशियल कॉइल मेजर करेगा उसका वोल्टेज अक्रॉस दिस एलिमेंट मेजर करेगा। ओके, सो जो करंट फ्लोइंग एंड वोल्टेज अक्रॉस मेजर करेंगे तो टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय Z2 मिल जाएगा। सो आंसर इज Z2। नेक्स्ट वन, इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 revolutions in 100 seconds when a load of 450 watts is connected to it, the meter constant is. So meter constant K is equal to revolutions per kilowatt hour. So how many revolutions that we are making here? So revolutions कितना हो जाएगा? So revolutions हम 10 revolutions करने वाले हैं divided by, so जब भी हम फर्स्ट हम किलोवाट में नहीं लिखेंगे, वाट में लिखेंगे। So 450 watts और आवर्स में नहीं लेंगे, सेकेंड्स में लेंगे फर्स्ट। कितने सेकेंड्स हो जाएगा यहाँ पे? So 100 सेकेंड्स। और हम इसको हम यहाँ पे वाट सेकेंड्स मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हमको आंसर कन्वर्ट करेंगे तो रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर में। सो जब भी हम रेवोल्यूशंस पर किलोवाट करेंगे, सो 100 डिवाइड बाय 450 इंटू 100 इंटू 3600 इंटू 1000। सो जब भी हम सॉल्व करेंगे हमको आंसर आ जाएगा, इट इज 800। ओके, सो इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व किया था, इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, the most common type of fault is, so most common type of fault is single phase to ground fault. Okay, almost 70% of the faults in nature is यही हो जाएंगे। severe fault होगा 3 phase to ground fault, severe fault is 3 phase to ground fault. The surge impedance loading of a 220 kV line is around. The surge impedance loading is nothing but V square by ZL. So V square 220 into 220 divided by ZL is nothing but इस वैल्यू O ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक 400 ओम्स हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, आंसर विल बी so 120 megawatts. Okay, next one, the transmission lines are transposed to, so transmission lines को जब हम ट्रांसपोज करेंगे आर वाई फेस इस तरह,
ओके, सो इस तरह ट्रांसपोज करने से द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप विल बी बैलेंस्ड हियर. Okay, so balance the line voltage drops here. Next one, corona. So corona is partial breakdown of air, complete breakdown of air, sparking between the lines, or so answer is it's a complete breakdown of the air here. Which of the following is used to measure the leakage resistance of a capacitor? Okay, so leakage resistance measure करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं? तो इसका सही उत्तर है शेयरिंग ब्रिज. शेयरिंग ब्रिज. Next one, the stability of a synchronous motor dash with the increase in the excitation. Okay, the stability of the synchronous motor increases with the increase in the excitation. Next one, okay, a synchronous motor with with the deliver maximum power when. So a synchronous motor will deliver maximum power when. So it's going to deliver the maximum power when the load angle is equal to the internal angle. So जब भी थीटा वैल्यू हमको phi वैल्यू से इक्वल हो जाएगा, जब synchronous motor will deliver the maximum power. A synchronous motor provided with the damper windings is started as three-phase induction motor. Why? Because synchronous motor is not a self-starting motor. In order to make it self-starting, okay, so we will start the motor as a three-phase induction motor, and with the help of other auxiliary motors we will make it to run as a synchronous motor at a synchronous speed. In a synchronous generator, the effect of cross magnetization is to make the generated voltage, okay, it is to make the generated voltage non-sinusoidal. Okay, next question here, the use of higher flux density in a transformer design. So जब भी हम higher flux density को implement करेंगे, जब क्या हो जाएगा? Okay, so जब हम higher flux density material यूज करेंगे, जब उसका ट्रांसफार्मर का वेट पर केवीआर वेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. Okay, next one, a 10 kVA 400 bar 200 volts single phase transformer with 10% impedance draws a steady short circuit line current of dash. So इस क्वेश्चन को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था. इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, सी हो जाएगा 250 एम्पियर्स इसका. ओके, सो इसका सोल्यूशन के लिए मेरे पिछले वाले वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं. इन अ ट्रांसफार्मर zero voltage regulation at a full load is not possible. The other options are here: possible at leading power factor load, possible at lagging power factor load, possible at unity power factor load. So सही answer is possible at leading power factor load. Next one, transformer steps of the voltage by a factor of 100. The ratio of current in the primary to that secondary is. So ट्रांसफार्मर जब भी स्टेप करेगा, सब फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर हम ले रहे हैं, ये स्टेप अप कर रहा है, यहाँ पे प्राइमरी पे 1 वोल्ट देंगे तो इसका 100 वोल्ट हो जाएगा. ओके, सो इसी तरह इसका प्राइमरी एनर्जी, प्राइमरी वाट्स और सेकेंडरी वाट्स दोनों इक्वल हो जाएंगे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 वोल्ट दे रहा है तो इसका करंट कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर्स हो जाएगा. यहाँ पे 100 वोल्ट दे रहा है तो इसका करंट आगे 1 ampere हो जाएगा. So why? Because the product of VA is same on the both primary and secondary windings. So for this question, the answer is A. A is nothing but 100 here. Next one, skew of the rotor bar eliminates. Okay, so जब भी हम skew करेंगे में सर रोटर के जो स्लॉट्स रहेंगे, कंडक्टर्स इस तरह नहीं रखेंगे, इसको हम जरा थोड़ा सा स्क्यू में रखेंगे. ओके, थोड़ा एंगल बना के रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उसका इफेक्ट ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स का हम रिड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, अनबैलेंस्ड सप्लाई वोल्टेज गिवन टू ए थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर विल कॉज. सो जब भी हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अनबैलेंस्ड सप्लाई देंगे, सो बैलेंस्ड मीन्स वोल्टेज और फेज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड द फेज एंगल बोथ आर इक्वल रहेंगे. ओके,
जब अनइक्वल रहेगा तो उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड लोड। सो जब भी हम अनबैलेंस्ड लोड देंगे तो जब क्या हो जाएगा, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट। ओके, सो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट विल exist in induction motor. Next one, the size of high speed motor is dash in comparison to that of low speed motor for the same kilowatt output. So high speed रहेगा तो उसका size छोटा हो जाएगा. Okay, so smaller. Next one, single phase induction motor is self-starting, not self-starting motor. Self-starting with the help of an auxiliary winding. So single phase induction motor is not a self-starting motor, but it can start with the help of a auxiliary winding. So answer C will be correct. If answer C is absent, mean ये option नहीं दिया होगा तो automatically not a self-starting motor. यही तो सही उत्तर होगा. But self-starting with the help of an auxiliary winding motor. Next one. What type of insulators are used in 132 kV transmission lines? So 132 transmission lines में जो भी insulated disc हम यूज करने वाले हैं वो कौन सा रहेगा? So ये आके disc type. Okay, so disc type हो जाएगा. Next one, module 12 ring counter requires a minimum number of dash flip flops. So module 12 ring counter के लिए हम कितने फ्लिप फ्लॉप्स यूज करने वाले हैं? सो हम इसके लिए 12 फ्लिप फ्लॉप्स, सेम नंबर. ओके, सो इज नथिंग बट 12. Okay, the NAND or NOR gates are referred to the as a universal gates because, okay, so they are because they can be used to build all other types of gates. So जैसा हम AND gate हो जाएगा और OR gate हो जाएगा. So other जो भी गेट्स हैं उसे हम NAND और NOR गेट से बना सकते हैं, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं. Synchronization is achieved by a timing device is called, okay, so it is called master clock generator. Master clock generator. Next one, 72nd question यहाँ पे, the 2's complement representation of a decimal value 15 is, so it is nothing but D here. How many 32K into 1 RAM chips are needed to provide a memory capacity of 256K bytes? Okay, so it is 64. Next one, what is the minimum number of gates required for implementing the Boolean expression A, B plus C if we have to use only two input NOR gates? Okay, so इसका सही उत्तर है 3. So 3 gates are enough. So answer B will be the right. Next one. So एक क्वेश्चन हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स सिलेबस से ले रहे हैं. The question is, genetic algorithms are a part of evolutionary computing inspired by Darwin's theory about evolution, survival the fittest, or adaptive heuristic search algorithm based on the evolutionary ideas of the neutral selection and genetics. So answer is D will be the all of the above. Next one, artificial neural network used for pattern recognition. Okay. Next one, a neuron can be used to send dash signal at a time. So it is going to send one signal at a time here. The region of universe that is characterized by a complete membership in the set is called. It is called nothing but core. Next one, the crossover point of a membership function are defined as the elements in the universe for which a particular fuzzy set has a value equal to, so it has a value which is equal to 0.5. And the last question of this question paper, 80th question, the membership functions are generally represented in, it is represented in graphical form. Okay, so thank you friends, thanks for watching my video. If you like this video, please share with your friends and do subscribe to my channel. Have a nice day.